जय हिंद साथियों, मैं मिथिलेश कुमार दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। सेशन को लास्ट तक जरूर देखें और सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो साथियों, आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को ही हम लोग इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। तो आइए इसका हम आंसर बताते हैं। वैसा तंत्र जो शरीर को आकृति, आकार एवं गति प्रदान करता है, उसी तंत्र को हम लोग कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं या इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले कि अस्थियां, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो अस्थियों की संख्या नवजात शिशु में कितना होता है, बच्चा में कितना होता है, और वही बच्चा जब वयस्क बनता है तो अस्थियों की संख्या कितनी हो जाती है। तो आइए देखते हैं। नवजात शिशु यानी जन्म के समय बच्चों में अस्थियों की संख्या होती है 300, कहीं कहीं आपको 306 देखने को मिलेगा। जैसा आपको ऑप्शन में देगा उस हिसाब से आप आंसर का चयन करते हैं। वही नवजात शिशु जब बच्चा बनता है तो अस्थियों की संख्या घटकर हो जाती है 270, और फिर यही बच्चा जब वयस्क बनता है तो अस्थियों की संख्या घटकर हो जाती है 206। तो यहाँ से हम लोग 3 बिंदु को याद करेंगे कि नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या होती है कितना, 306, या कहीं कहीं 307 मिलता है। वही नवजात शिशु जब बच्चा बनता है तो अस्थियों की संख्या घटकर हो जाती है 270, और वही बच्चा जब वयस्क बनता है तो अस्थियों की संख्या घटकर हो जाती है 206। इस लाइन का या इस एरो का अर्थ होता है कि अस्थियां लगातार संलयित होती है, यानी एक दूसरे से जुड़ती है और अस्थियों की संख्या कम होती चली जाती है। जैसा कि आप इस डाटा के हिसाब से देख सकते हैं कि पहले 300 थी, फिर 270 हुआ, फिर 206 हो गया। तो नोट में आपको यहाँ पे वही चीजें लिखी गई है कि अस्थियों का संलयन होता है जन्म से लेकर वयस्क होने तक। ठीक है। अब यहाँ से एक बिंदु और देखेंगे कि संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से शरीर में संयोजी ऊतक है। तो सबसे पहले आप समझें कि संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तो संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, उसी ऊतक को हम लोग संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। और इसी संयोजी ऊतक को हम लोग इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू को ही हम लोग हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। और संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने वाले ऊतक को ही हम लोग कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। तो संयोजी ऊतक शरीर में कौन कौन सा है। तो रक्त को हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं, अस्थि को भी संयोजी ऊतक कहते हैं, और उपास्थि को भी संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटते हैं। तो ध्यान देंगे साथियों, कंकाल को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरे को कहते हैं अंतः कंकाल तंत्र। और बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आपको आता है बाल आता है, नाखून आता है और त्वचा आता है। यानी बाल, नाखून और त्वचा को हम लोग बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। और अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत अस्थि आता है, जिसे हम लोग हड्डी भी कहते हैं और इंग्लिश में बोन भी कहते हैं। और दूसरा आ जाता है उपास्थि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। यानी अस्थि और उपास्थि अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे कि अस्थि की संरचना कैसी होती है। ध्यान देंगे, अस्थि की संरचना कैसी होती है, अस्थियों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है और अस्थि के कोशिका को किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान देंगे कि अस्थि की संरचना पूर्णतः ठोस और कड़ा होती है। अस्थि साथियों पूर्णतः ठोस होता है और कड़ा होता है, यानी मजबूत होता है। और दूसरा, अस्थियों का अध्ययन हम ऑस्टियोलॉजी के तहत करते हैं, यानी ऑस्टियोलॉजी विज्ञान के तहत ही हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। और अस्थियों के कोशिका को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ध्यान यहाँ देखें, अस्थियों की कोशिका को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब आता है यहाँ उपास्थि। तो उपास्थि की संरचना कैसी होती है, उपास्थियों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, उपास्थियों की कोशिका को क्या कहते हैं। तो अस्थिया साथियों अर्ध ठोस एवं लचीला होता है। जहां अस्थियां पूर्णतः ठोस और कड़ा होती है, वही उपास्थि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं, अर्ध ठोस और लचीला होती है। और अस्थियों का अध्ययन कांड्रोलॉजी के तहत हम लोग कहते हैं। और उपास्थि के कोशिका को उपास्थि कोशिका या कॉन्ड्रियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब आता है यहाँ एक बिंदु की अस्थि की संरचना दिखने में कैसी होती है और अस्थियों को कितने परत में हम लोग बांटते हैं। तो देखें कि अस्थि की संरचना आप बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा,
और अस्थियों को हम लोग 4 स्तर में बांटते हैं, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर और 4 स्तर। यानी अस्थियों की संरचना या अस्थियों के कितने परत होते हैं? 4 परत होते हैं। तो अस्थियों की जो संपूर्ण संरचना यानी बाहरी तरफ से देखते हैं, उसी को हम लोग संपूर्ण रूप से अस्थि कहते हैं। और अस्थियों के दूसरे स्तर को ध्यान देंगे कि अस्थि के दूसरे स्तर को, ये ब्लू वाला जो लाइन है, इसी को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं और इंग्लिश में इसे बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और अस्थि के तीसरे स्तर को यानी तीसरे परत को हम लोग लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और अस्थि के चौथे परत यानी चौथे स्तर को हम लोग पीली अस्थि मज्जा या येलो बोन मैरो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि अस्थि को कितने परत में बांटा जाता है? तो 4 परत में बांटा जाता है। संपूर्ण रूप से अस्थि को हम लोग अस्थि कहते हैं। अस्थि के दूसरे परत को अस्थि मज्जा, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। तीसरे परत को हम लोग लाल अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में रेड बोन मैरो। और चौथे परत को, ये जो बिंदु वाला दिखाई दे रहा है, चौथे परत या चौथे स्तर को हम लोग पीली अस्थि मज्जा या इसे हम लोग येलो बोन मैरो के नाम से जानते हैं। तो अब देखेंगे कि इस अस्थि में कहाँ पर आरबीसीएस यानी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है और अस्थि के किस परत में आपको डब्ल्यूबीसीएस यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की जन्म होता है। ध्यान देंगे कि आरबीसीएस का जन्म या उत्पत्ति यही लाल अस्थि मज्जा, जो अस्थि का तीसरा स्तर है या तीसरा परत है, वहीं पे रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में आपको आरबीसीएस का निर्माण होता है। और जो चौथा स्तर है, जिसे हम लोग पीली अस्थि मज्जा और इंग्लिश में येलो बोन मैरो कहते हैं, इसमें आपको डब्ल्यूबीसीएस यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो अब देख लेते हैं कि कंकाल तंत्र के क्या कार्य है, यानी फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत प्रथम कार्य आता है आंतरिक अंगों की रक्षा करना। क्या आता है? आंतरिक अंगों की रक्षा करना। दूसरा, शरीर की आकृति एवं आकार प्रदान करना। तीसरा, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स का निर्माण करना। जैसा कि आपने देखा कि अस्थि के तीसरे स्तर में आरबीसीएस का निर्माण होता है और चौथे स्तर में, जिसे हम लोग पीली अस्थि मज्जा कहते हैं, डब्ल्यूबीसीएस का निर्माण होता है और प्लेटलेट्स का निर्माण वहीं पे होता है। अब अस्थियों यानी कंकाल में ही हमें वसा और खनिज का संचय करना होता है। यानी कंकाल तंत्र के तहत कार्य के तंत्र वसा और खनिज का संचय होता है और जरूरी पड़ने पर यह हमारे शरीर को वसा और खनिज प्रदान करता है। और एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि इंसान का हड्डी पतला कैसे हो जाता है? जब आप खाना नहीं खाते हैं यानी लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, तो इसी अस्थि यानी कंकाल से खनिज पदार्थ और वसा का उपयोग करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान किया जाता है। इसीलिए अस्थियां हमारी पतली हो जाती है। तो अगले सेशन में हम कंकाल तंत्र से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।